अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। कुछ तबीयत नासाज है तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे कामों में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बल्कि अगर हो सके तो अपने जानने वालों में, अपने सर्कल में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। इससे पहले हम आज की बहुत ही हॉरिफिक कहानी की तरफ बढ़ें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इसको लाइक कर दें। ये कहानी असद अशकज़ई की कहानी है और ये कहानी 1980s की कहानी है। ये उस दौर की कहानी है जब ये बताते कि मैं महज 17 या 18 साल का था और अक्सर ऐसा होता था कि मेरा घर क्योंकि पहाड़ के करीब मौजूद था, तो जब रात होती या ख़ास तौर पे मगरिब का टाइम होता तो मैं अपने घर से निकल के पहाड़ियों पे या चोटियों पे बैठ जाया करता था। कभी कभी ऐसा भी होता कि मेरे दोस्त वहाँ पे मौजूद होते, लेकिन कभी कभी ये भी हुआ करता था कि मैं अकेला ही काफ़ी देर तक, इवन के रात के 10 या 11 बजे तक पहाड़ियों पे बैठा रहता और फिर पीछे से मेरा भाई या मेरी अम्मी मुझे आवाज़ दे के बुलाया करते थे। ऐसा नहीं था कि मुझे तन्हा रहने की आदत थी, लेकिन बात यह ज़रूर थी कि जब मैं घर के अंदर मौजूद होता तो मेरे अम्मा अब्बा में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते, क्योंकि मेरे अब्बू की जो आमदनी थी वो बड़ी महदूद सी आमदनी थी और इस आमदनी में गुजारा करना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। तो मैं इस लड़ाई झगड़े से बचने के लिए या कुछ सुकून के लिए इन पहाड़ों का, इन चोटियों का रुख किया करता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद होते, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि मैं अकेला बहुत दूर तक, यानी जहाँ तक मेरी निगाह जाती वहाँ देखता रहता और ये जो हवाएं चल रही होती, जो कि आमतौर पे ठंडी हवाएं हुआ करती थी, इनको अपने जिस्म पे लगने के बाद एक सुकून सा महसूस किया करता था। वैसे ही एक रात थी और मुझे याद है कि रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। मेरे घर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे और इसी वजह से मैं इस पहाड़ पे या इस चोटी पे, इस पत्थर पे आके बैठ चुका था। वैसे ही मेरे सामने जो मनाजिर मौजूद थे, जो पहाड़ या खाइयाँ मौजूद थी, मैं उनकी तरफ देख रहा था और सच्ची बात यह कि मुझे अब इस तरफ देखने से किसी भी किस्म का खौफ या डर महसूस नहीं हुआ करता था। इसी दौरानिए में मुझे एकदम से महसूस हुआ कि मुझे हल्की हल्की सी संदल की सी खुशबू का एहसास होने लगा है। ऐसा लग रहा था कि हर गुजरते हुए लम्हे या सेकंड के साथ साथ ये जो खुशबू है ये बढ़ती चली जा रही है। और सच्ची बात ये थी कि ना सिर्फ संदल की बल्कि चमेली की या रात की रानी की खुशबू मुझे आना शुरू हो चुकी थी। आमतौर पे इन पहाड़ों में, इस तरह के इलाकों में, इस तरह की चोटियों पे आप इस तरह की खुशबू को या इस तरह के फूलों को नहीं देख सकते। ये जो रात की रानी, मोगरा या चमेली वगैरह हैं, ये आमतौर पे ज़मीन पे या खेतों में उगा करते हैं। खैर किस्सा मुख्तसर, जब ये खुशबू बढ़ती चली गई तो मुझे थोड़ा सा अनसिक्योर फील होने लगा और सच्ची बात ये थी कि मैं जैसे जैसे खुशबू बढ़ रही थी अपने अतराफ़ का जायज़ा लेना शुरू कर चुका था। इसी दौरानिए में जबकि मेरा जो फोकस था मुसलसल इस खुशबू की तरफ था, अब मेरे कानों से कुछ पायल या घुंघरूओं की आवाज़ें आना या टकराना शुरू हो चुकी थीं। कभी ऐसा लगता कि सीधे हाथ की तरफ से, कभी उल्टे हाथ की तरफ से, गर्ज के कभी नीचे से, कभी ऊपर से मुझे आवाज़ें मुसलसल सुनाई देती। लेकिन जब मैं इन आवाज़ों पर गौर करता या उस सिमत में देखता जहाँ से ये आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थीं, तो ना ही मुझे कोई नज़र आया करता था, ना ही मुझे अपने पास किसी के होने का एहसास होता था। लेकिन यकीनन कोई ना कोई तो था जो मेरे बहुत ही करीब मौजूद था, जो बार बार मुझे अपने होने का एहसास दिला रहा था। इसी दौरानिए में मुझे एकदम से लगा कि मेरे एग्जैक्टली पीछे की तरफ कोई आके खड़ा हो चुका है। आप यकीन करें, मैं बैठा हुआ था लेकिन मुझे अपने पीछे की तरफ से किसी के सांसें लेने की आवाज़ें बाकायदा सुनाई दे रही थीं। जो भी था वो मेरे बहुत करीब मौजूद था और कभी कभी तो मुझे हवा के एहसास से ऐसा लगता कि जैसे उसकी सांसें मेरी पीठ से या मेरे जिस्म से टकराना शुरू हो चुकी हैं।
जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे ये जो मौजूदगी का एहसास था ये बढ़ता चला जा रहा था, और अब ऐसा लग रहा था वाकई में कोई मेरे पीछे मौजूद है जो कि मुझे मुखातिब करके मुझसे बात करना चाहता है। आप यकीन करें कि अगले ही लम्हे जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सी पहाड़ी लड़की मौजूद थी। बावजूद इसके कि अंधेरा हो रहा था, ऐसा लग रहा था उसके चेहरे पे बेतहाशा नूर मौजूद है, और कुछ अजीब सी कशिश थी, अजीब सी रोशनी थी जो उसके चेहरे पे मुझे दिखाई दे रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये जो लड़की थी इसके जो हाथ थे ऐसा लग रहा था जले हुए या फिर शायद झलसे हुए हाथ हैं। और ना सिर्फ इस औरत के हाथ और पैर झलसे हुए थे, बल्कि जब मैंने इसके पैरों पे मज़ीद गौर किया तो ऐसा लग रहा था इसके पाँव उल्टे पाँव हैं। यकीनन हम पहाड़ी इलाकों के लोग थे और इस तरह के बहुत सारे खौफनाक किस्से कहानियाँ हमने सुन रखे थे, और हमें बचपन से ही बताया जाता था कि अक्सर पहाड़ी इलाकों में इस तरह की मखलूक़ात नज़र आया करती हैं। आप यकीन करें मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बग़ैर फ़ौरन से आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। अब जैसे ही मैंने आयतल कुर्सी की तिलावत करना शुरू की तो देखते ही देखते ये जो भी औरत थी या जो भी मखलूक थी ये एकदम से ना सिर्फ पीछे हटी, बल्कि ऐसा लगा देखते ही देखते हवा में धुआं बन के गायब हो चुकी है। अच्छी बात ये थी कि इसके बाद मैंने रात के औकात में ना सिर्फ उस चोटी पे उस पहाड़ पे चढ़ के बैठना ख़त्म कर दिया था, बल्कि मेरी कोशिश होती थी कि मगरिब के बाद घर से बाहर हरगिज़ ना निकलूं। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है, ये जो स्टोरी है ये हमें शाहिद भाई ने उसी एरिया से शेयर की है जिस एरिया का मैंने अभी जिक्र किया था, या जिस एरिया का एक वाकया मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। शाहिद साहब बताते हैं कि जो वाकया था ये 1990 का वाकया था, और उस दौर में ये वाटर पम्प के ऊपर जो एक मार्केट मौजूद है जिसे शायद अनारकली बाज़ार कहा जाता है, उस अनारकली बाज़ार में किसी शॉप के ऊपर सेल्समैन के तौर पे काम किया करते थे। अब अक्सर ऐसा होता था कि इनकी जो शॉप थी या इनका जो भी आप कह सकते हैं कि आउटलेट था वो रात को 8 साढ़े 8 बजे बंद हो जाया करता था। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि जब ईद आने वाली होती थी तो ईद से पहले 2 बजे 3 बजे कभी कभी तो पूरी पूरी रात इनको वहाँ पे रुकना पड़ता था। ये बताते हैं वैसे ही शदीद सर्दी चल रही थी और उन दिनों ईद आने वाली थी, तो जो मेरे दुकान के मालिक थे उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि जब तक ईद नहीं आ जाती तो मैं यहाँ पे लेट नाइट तक स्टे करना होगा। ऐसा ही हुआ कि एक रात तकरीबन 2:30 या पौने 3 बजे जब मैं अपने उस आउटलेट से अपने घर के लिए रवाना हुआ तो वहाँ से जो मेरे घर का डिस्टेंस था आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1.5 या 2 किलोमीटर का रास्ता था, और मुझे वहाँ से निकल के गलियों के बीच में होते हुए उस ग्राउंड को पार करके फिर अपने घर की तरफ बढ़ना था। खैर जैसे जैसे मैं गलियों के अंदर एंटर हुआ तो ये जो गलियां हैं इन गलियों के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां थीं जो उस दौर में भी ज़बान ज़द आम थीं, और इस पूरे एरिया के जितने भी लोग थे जिसको आप ब्लॉक 17 फेडरल बी एरिया कह सकते हैं, वो इन किस्से, इन कहानियों को जाना करते थे। बहरहाल जैसे ही मैंने लेडीज़ पार्क वाली जो गली थी उसको क्रॉस किया तो जब आप उस गली को क्रॉस करते हैं तो इस गली को क्रॉस करने के बाद सामने आपको एक क्रिकेट ग्राउंड नज़र आता है। ये जो ग्राउंड है ये इस कदर बड़ा ग्राउंड है कि ये बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स कभी किसी दौर में यहाँ पे आके प्रैक्टिस किया करते थे। खैर जब मैं उस ग्राउंड के एग्जैक्टली सामने आया तो इस ग्राउंड के सामने भी एक जगह ऐसी मौजूद है जिसके सामने अक्सर लोग कचरा डाला करते हैं। इत्तफाक ये था कि ये जो कचरे वाली जगह थी इसको क्रॉस करके मुझे ग्राउंड के अंदर एंटर होना था, और ग्राउंड में एंटर होने के बाद ये जो पूरा ग्राउंड था इसको क्रॉस करके सामने वाली गली में अपने घर जाना था। खैर जैसे ही मैं इस कचरे वाली जगह पे आया तो मुझे दूर से ही ऐसा लगा कि जो कचरा है इस कचरे के ऊपर जैसे कोई बैठा हुआ है। पहले मुझे लगा कि शायद कोई जानवर है, मे बी कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है जो कचरे के ऊपर बैठा हुआ है। और जैसे कि आमतौर पे कुत्ते बिल्ली इस तरह रात में जहाँ पे खाना वगैरह मौजूद होता है या हड्डी या गोश्त पड़ा होता है तो वहाँ पे जाके खाने की कोशिश करते हैं।
तो वैसे ही ये बिल्ली वगैरह होगी, खाना खा रही होगी। लेकिन जब मैं उस कचरे के एग्जैक्टली सामने से गुजरा और मैंने जब उस तरफ देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा जो कि मुश्किल से 10 या 11 साल का होगा, कुछ अजीब से उसके नकूश हैं, यानी कि उसका जो चेहरा है वो ज़रा लंबा सा चेहरा है और उस चेहरे पे जो नाक मौजूद है वो भी बड़ी लंबी सी नाक है। हैरान कुन तौर पे उस बच्चे के जो हाथ थे वो काफ़ी लंबे लग रहे थे और उन हाथों को देख के आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते थे कि ये जो बच्चा है इसकी कितनी उम्र होगी। खैर मैं जल्दी से उस कचरे को क्रॉस करके जैसे ही ग्राउंड के अंदर एंटर हुआ तो मुसलसल मेरा जो ध्यान था उस बच्चे की तरफ था, क्योंकि वो जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बच्चा था। अब जैसे ही मैंने मुश्किल से 15 या 20 कदम निकाले होंगे और जब मैं मज़ीद आगे की तरफ आया तो मैं सीधा पिच की तरफ बढ़ रहा था और पिच क्रॉस करके जो रास्ता था वो निस्बतन आसान रास्ता था। जैसे ही मैं पिच के करीब आया तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि बहुत तेज़ी के साथ कोई मेरे पीछे से गुजरा है। अब जब मुझे ऐसा लगा तो मैंने एकदम से पीछे की तरफ देखा। अब जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि जो ग्राउंड था मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ घर मौजूद थे तो हल्की फुल्की सी लाइट्स थीं या हल्की फुल्की सी रोशनी थी जिनकी मदद से बआसानी आने और जाने वालों को देखा जा सकता था। खैर जैसे ही मैं कुछ मज़ीद आगे बढ़ा फिर मुझे दोबारा से ऐसा एहसास हुआ कि एकदम से किसी ने मेरे कान पे आके कुछ बोला है और जल्दी से बोलने के बाद एकदम से गायब हो गया है। फिर मैंने आगे पीछे देखा, इधर देखा, उधर देखा, मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। अब मुझे लगने लगा कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ ज़रूर है। जितना जल्दी हो सकता है मुझे इस एरिए को या इस जगह को छोड़ देना चाहिए। खैर मैं मज़ीद तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था कि इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र सीधे हाथ की तरफ पड़ी जहाँ पे गए वक्तों में एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी का ऑफिस हुआ करता था, तो मुझे ऐसा लगा कि उस पार्टी के ऑफिस के बिल्कुल सामने वही बच्चा मौजूद है जो बच्चा अभी कचरे के ऊपर बैठा हुआ था और शायद वहाँ पे बैठ के कुछ खा रहा था। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये बच्चा इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे पहुँच सकता है। हालांकि मैं बड़ा हूँ और मेरी उम्र उस बच्चे से बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसने जो डिस्टेंस तय किया है वो मुझसे तकरीबन डबल डिस्टेंस है। अभी जबकि मैं उस बच्चे की तरफ देख ही रहा था, एकदम से उस बच्चे ने तेज़ी के साथ चलना शुरू किया और आप यकीन करें कि मुश्किल से 10 या 12 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड के अंदर अंदर वो उस गेट की तरफ पहुंच गया जिस गेट की तरफ मैं बढ़ रहा था। बज़ाहिर तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर इतनी तेज़ी के साथ भला कोई वहाँ पे कैसे जा सकता है। काफ़ी देर तक मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो बच्चा है उसके कदम न सिर्फ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, बल्कि एक लम्हे के लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बढ़ नहीं रहा बल्कि हवा में उड़ता हुआ एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मुझे भी उसी तरफ जाना है और उसी गेट से होके इस एरिए को या इस ग्राउंड को क्रॉस करना है। अब समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़ूं या वापस जहां से आया हूं उस तरफ भाग जाऊं। इसी दौरान ही में वो जो बच्चा था उसने उस गेट से लेफ़्ट साइड की तरफ, यानी कि जहां पे पार्क मौजूद था, उस तरफ बढ़ना शुरू किया और वैसे ही अगले 10 या 15 सेकंड के अंदर अंदर देखते ही देखते वो इस गेट से उस पार्क वाले गेट पे खैरियत से पहुंच गया। अब जैसे ही वो बच्चा उस गेट के करीब पहुंचा तो इस दौरानिए में जो भी कुरानी आयत मुझे आती थी मैंने उनकी तिलावत करना शुरू की और मैं चाहता था कि किसी भी कीमत पे जैसे तैसे करके मैं इस जगह को क्रॉस करके ग्राउंड से बाहर निकल जाऊं। यह बच्चा जिस तरह का बिहेव कर रहा था या जितनी तेज़ी के साथ सफ़र कर रहा था, इन बातों से यह इससे क्लियरली पता चल रहा था कि ये कम अज़ कम इंसान नहीं है, या तो ये जन्नात का बच्चा है या फिर हो सकते हैं कोई छलावा हो जो मुझे करतब दिखा रहा हो। अब जैसे ही मैंने अपने गेट की तरफ बढ़ना शुरू किया तो इसी दौरान ही में वो बच्चा उस जगह पहुंच चुका था जहां पे वो पहले बैठा हुआ था, यानी एग्जैक्टली वो कचरे के सामने मौजूद था और मैं उसके अपोजिट यानी बिल्कुल सामने जो गेट मौजूद है जो कि कॉलोनी के अंदर जाया करता है, मैं उस गेट पे तकरीबन पहुंच चुका था। अब मुझे थोड़ा सा सुकून का सांस महसूस हुआ क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं खैरियत से ग्राउंड से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही मैं उस ग्राउंड के गेट के ऊपर पहुंचा और जैसे ही मैंने अपना कदम बाहर निकाला तो आप यकीन करें जो मंज़र मैंने देखा ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन मंज़र था।
मैंने देखा कि ये बच्चा मेरे एग्जैक्टली सामने खड़ा हुआ है, यानी मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर अंदर ये बच्चा उस गेट से इस गेट से भी आगे आ चुका है और सामने खड़ा हुआ मेरा इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह जानता है कि मैंने जैसे तैसे करके दौड़ लगाई। जाहिर सी बात है, मेरा उससे कोई मुकाबला मुमकिन नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं मुसलसल तिलावत कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था, तो अल्लाह का शुक्र है कि उस बच्चे ने मुझे किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया। खैर, जैसे तैसे गिरता पड़ता जब मैं अपने घर पहुंचा, तो घर पहुंचने के बाद मुझे 102, 103 बुखार हो चुका था। इस वाक़ये के बाद मेरा ख्याल है कि मुझे 12 या 13 दिन तक शदीद बुखार रहा, और इस दौरानिए में जब हमारी करीबी मस्जिद के इमाम साहब से मुलाकात हुई, तो उनका यह मानना था कि जो एरिया है, ख़ास तौर पे जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में अक्सर पिछल पैरी या फिर इस तरह के जो शरारती छलावे हैं, वो ना सिर्फ नज़र आया करते हैं, बल्कि वो लोगों को तंग करने की या परेशान करने की कोशिश किया करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये मेरे साथ वाक़या हुआ था, तो उस वाक़ये के तकरीबन 3 या 4 सालों तक इवन मैंने उस ग्राउंड में जाना छोड़ दिया था। दिन के औकात में भी अगर कोई मुझे कहता या कोई मुझे मजबूर करता कि उस ग्राउंड में चलो, तो आप यकीन करें मैं किसी भी बहाने से या किसी भी तरीके से उसको मना कर दिया करता था। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की बातें, कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जो आपको मुकम्मल तौर पे तब्दील करके रख देते हैं। आफाक भाई बताते हैं कि 1993 चल रहा था और बहुत पुरानी बात है, और उस दौर में आपको पता है कि कितने पॉलिटिकल इश्यूज मौजूद थे। एक ऑपरेशन चल रहा था, और आम तौर पे जो हमारी माएँ थीं, हमारी बहनें थीं, या हमारे घर के जो भी बुज़ुर्ग थे, वो हमें मना किया करते थे कि किसी भी तौर पे रात में, ख़ास तौर पे मगरिब के बाद घर से बाहर निकलने से परहेज़ किया करें। ये बताते हैं कि वैसे ही एक रात थी, और जाहिर सी बात है इनका जो काम था वो कुछ इस तरह का था। बेसिकली ये एक शादी हॉल के अंदर या मैरिज लॉन के अंदर जॉब किया करते थे। ये बताते हैं कि मैं अंचोली के एरिया से अपने घर, जो कि ब्लॉक 17 में मौजूद था, आने के लिए निकला। और जब मैं निकला तो मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 2, सवा 2 बजे का टाइम था। अब अगर आप लोग अंचोली से ब्लॉक 17 की तरफ आते हैं, तो नॉर्मली एक बैक साइड का एरिया है, यानी कि जो पीछे की तरफ का एरिया है, वहाँ पे एक रास्ता है जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज या स्कूल से होता हुआ सीधा ग्राउंड की तरफ आता है। और जब आप उस ग्राउंड के अंदर एंटर होते हैं और उसको क्रॉस करते हैं, तो ब्लॉक 17 शुरू हो जाता है। खैर, ये बताते हैं कि उसी रास्ते से, यानी वो जो गर्ल्स कॉलेज वाला रास्ता था, मैंने सोचा कि मैं वहीं से चला जाता हूँ, मेरे लिए बहुत फीजेबल रास्ता है और वहाँ से जाने में आसानी होगी। ये बताते हैं वैसे ही जब मैंने रोड क्रॉस किया, और रोड क्रॉस करने के बाद ये जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मौजूद था, इस लाइन से जब मैं अंदर की तरफ आना शुरू हुआ, तो जैसे ही आप इस गली में आते हैं, अगर आप अब से 15-20 साल पुरानी भी बात करें, जब तक का मुझे याद है कि उस गली में इस कदर कचरा पड़ा होता था कि पूरे इलाके के लोग जितना भी कचरा था वहीं पे फेंका करते थे। गर्ल्स के उस गली से गुजरने में या वहाँ से आगे बढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारी हुआ करती थी। खैर, ये बताते हैं कि जैसे ही मैं उस गली में एंटर हुआ, तो एंटर होते ही मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि जहाँ पे कोने पे कचरा पड़ा हुआ है, तो उस कचरे के बिल्कुल बराबर में जहाँ पे हॉकी ग्राउंड का गेट मौजूद है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई खड़ा हुआ है। अब मुझे थोड़ा सा हौसला मिला, क्योंकि ये अंधेरी गली थी, सुनसान गली थी, और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो आम तौर पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप ऐसे रास्तों से गुजरें तो कोई ना कोई मिल जाए। अब मेरे लिए किसी गनीमत से कम नहीं था कि एक औरत या लड़की वहाँ पे कोने पे खड़ी हुई थी, और मेरा हौसला बढ़ चुका था। खैर, मैं जैसे तैसे करके तेज़ी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, और जैसे ही मैंने उस कचरे को क्रॉस किया और मैं उस जगह पे एग्जैक्टली पहुँचा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो लड़की दूर से नज़र आ रही थी, ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुल्हन है जो कि बहुत ज़्यादा तैयार होके, सजने संवरने के बाद, बाकायदा ज्वेलरी पहनने के बाद इस जगह, इस गेट के सामने खड़ी हुई है। मैं बड़ा हैरान था कि इतनी रात में यह अकेली लड़की दुल्हन के लिबास में तैयार होके क्या कर रही है। अब जाहिर सी बात है, उस वक्त मेरी जो एज थी वो टीन एज थी, तो एक अट्रैक्शन थी, एक क्वेश्चन था, और एक दिल लुभाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको अपनी तरफ मुतवज्जह करती हैं। तो वैसे ही मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम इतनी रात में इस तरह तैयार होके इस कचरे के बराबर में क्या कर रही हो। खैर, वो जो लड़की थी
वो बजाय इसके कि मेरी बात का जवाब देती, वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई, और इस एज में, टीन एज में, जब कोई लड़की आपको देख के मुस्कुराए तो आपके लिए बस एक ही आंसर रह जाता है। आपको बस इतनी बात समझ में आती है कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव है। अब जब वो मुस्कुराने लगी तो मैंने ना चाहते हुए भी एकदम से उसके सामने खड़े होके उससे बातें करना चाहीं। मैंने उससे पूछा कि भाई, आप जो भी हैं इतनी रात में क्या कर रही हैं? अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है या कोई भी काम है या आपको कहीं जाना है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैंने उस लड़की से इस तरह की बात की तो अगले ही लम्हे उस लड़की ने हल्का सा अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस लड़की ने दुल्हन वाला लिबास पहना हुआ था, तो उसके जो पाँव थे या उसका जो नीचे का हिस्सा था मुकम्मल तौर पे छुपा हुआ था, और मुझे नहीं पता था कि उसने पाँव के अंदर चप्पलें पहन रखी हैं या फिर नंगे पैर मौजूद हैं। खैर, जैसे ही वो आगे बढ़ी तो उसने आगे बढ़ते ही कुछ पतली सी आवाज़ में, जिसे आप कह सकते हैं कि शायद नाक से या फिर बहुत ही बारीक सी आवाज़ में, मुझे मुस्कुरा के कहा कि तुम घर चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारी अम्मी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। अच्छा, अजीब बात यह थी कि जब उस लड़की ने इस तरह से पतली सी आवाज़ में मुझे ये कहा तो उसने बाकायदा मेरी अम्मी का नाम लिया। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई। जाहिर सी बात है, एक स्ट्रेंज लड़की जिसको आप जानते भी नहीं हैं, जब वो एकदम से आपकी माँ का या आपके घर वालों का नाम लेती है तो आपके जहन में आता है कि यार ये कोई जानने वाली है जो मेरे साथ मजाक कर रही है। अब ये तो बात को बढ़ाने वाली बात थी, तो मैंने भी बैक टू बैक उसके ऊपर सवालात को दागना शुरू कर दिया। मैंने उससे पूछा कि तुम बिलाखिर मेरी माँ का नाम कैसे जानती हो? तो बजाय इसके वो इस बात का जवाब देती, वो कहने लगी कि बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये जो भी लड़की है मेरी बातों का जवाब देने के बजाय ये बार बार मुझे इंसिस्ट कर रही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। खैर, मैंने भी आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और मुझे लग रहा था कि अब मैं मज़ीद जलील नहीं हो सकता। अब जैसे ही मैंने आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया तो उसके कुछ देर के बाद जब मैंने एकदम से पलट के वापस उस लड़की की तरफ देखा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे ऐसा लगा कि उसका जो खूबसूरत चेहरा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत ही भयानक चेहरे में तब्दील हो चुका है। कुछ अजीब तरीके से शैतानी मुस्कुराहट के साथ वो मेरी तरफ देख रही थी, और अब वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो चेहरा है वो ना सिर्फ भयानक है बल्कि उसका चेहरा मुकम्मल तौर पे जला हुआ चेहरा है। अल्लाह जानता है कि मैंने वहाँ से जैसे तैसे करके दौड़ लगाना शुरू की, और उसके बाद जो हॉकी ग्राउंड शुरू होता है जो कि पहले से ही हॉन्टेड था, उस ग्राउंड के अंदर जैसे तैसे करके दाखिल हुआ। अब जब मैं उस ग्राउंड के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे मुसलसल उस लड़की के हंसने की या मेरा मजाक उड़ाने की आवाज़ आ रही थी। खैर, जैसे तैसे गिरता पड़ता जब मैंने ये ग्राउंड क्रॉस किया तो ग्राउंड क्रॉस करने के बाद भी जो एरिया है, अगर आप लोग ब्लॉक 17 के बारे में जानते हैं तो वो एरिया भी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। ग्राउंड क्रॉस करते ही जो एरिया था वहाँ पे बरगद के या इस तरह के बहुत सारे दरख्त मौजूद थे, और इन दरख्तों को क्रॉस करने के बाद मुझे अपनी गली में या अपने घर की तरफ बढ़ना था। अब जैसे ही मैं इस ग्राउंड को क्रॉस करने के बाद उन बरगद के दरख्तों के पास आया तो सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि जहाँ पे वो बरगद के दरख्त लगे हुए थे, उन दरख्तों के एग्जैक्टली नीचे जहाँ पे बेंच लगी हुई थी, मैंने देखा कि वही लड़की, वही औरत ना सिर्फ बैठी हुई है बल्कि उसी खौफनाक शक्ल के साथ मुझे देख के मुस्कुरा रही है। अल्लाह जानते हैं कि मेरी जो हालत थी वो काटो तो लहू नहीं। खैर, जो भी कुरानी आयात, जो भी तिलावत वगैरह मुझे आती थी, मैं मुसलसल वो करता हुआ जैसे तैसे भागता हुआ जब अपने घर के सामने पहुंचा तो इससे पहले कि मैं अपने घर का दरवाज़ा खोलता या बजाता, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अम्मी जाग रही थी और उन्होंने मेरे दरवाज़ा बजाने से पहले पहले एकदम से दरवाजे को खोल दिया। अब जैसे ही हमारा दरवाज़ा खुला तो अगले ही लम्हे बस मुझे इतना याद है कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा आया है और मैं एकदम से फर्श के ऊपर जाके गिरा हूँ। खैर, जब मेरी आँख खुली तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 8:30 या 9 बजे का सुबह का टाइम था, और हमारी गली में ही एक मस्जिद थी जिसे आप मुस्तफ़ा मस्जिद कह सकते हैं। जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको इस एरिया के बारे में पता होगा। उस मस्जिद के जो मौज़िन थे, जो कि शायद अब भी मौजूद हैं, वो वहाँ पे बैठे हुए थे और मुसलसल तस्बीह से कुछ पढ़ के मेरे ऊपर फूंक रहे थे। अल्लाह जानता है कि जैसे तैसे करके इन 15-20 दिनों तक, जब तक मुझे बुखार रहा, मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को समझाया, अपने आप को कन्विंस किया कि जो कुछ मैंने देखा था वो सरासर हकीकत नहीं थी।
हालांकि ये एक हकीकत थी, लेकिन मैं चाहता था किसी भी तरह इस तमाम सफ़र को या इन तमाम बातों को एक अफसाना करार दे दूं। खैर, जब कहीं जाके मेरी तबीयत बेहतर हुई तो उसके बाद से मैंने, बल्कि मेरी गली वालों ने तौबा कर ली थी कि ख़ास तौर पे रात के औकात में इस गली से, जो कि कॉलेज वाली गली है, हरगिज़ नहीं गुजरना है। कहा जाता है कि गए वक्तों से, यानी अब से तकरीबन 60-70 साल पहले से, इन गलियों में या इन मैदानों में इस तरह की एक औरत को अक्सर लोगों ने घूमते फिरते देखा है। और ये जो वाक़या मेरे साथ पेश आया था, इस वाक़ये से मिलते जुलते बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमारी गली वालों के साथ या हमारे मोहल्ले वालों के साथ मुतअद्दिद बार पेश आ चुके हैं।